हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिन कैंडिडेट का एग्जाम 14 मार्च साथ ही 21 मार्च 2021 को होने वाला है। उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको कम से कम 25 क्वेश्चन का राइट आंसर देना होगा। तो समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री में आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं यहाँ से और मेंशन कर दूं कि वीडियो को खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अपना स्कोर शेयर करते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बातें जरूर बताइए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भार की SI इकाई क्या है। भार की SI यूनिट की आपको बताना है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, किलोग्राम, ग्राम, फिर डाइन। तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यूनिट से देखने को मिल जाएंगे, SI यूनिट से देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट SI यूनिट है उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में मेंशन किया गया भार की SI यूनिट, तो भार की SI यूनिट आपको यानी कि यहाँ से B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन से संबंधित आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रख सकते हैं, जैसे कि बल का SI मात्रक भी आपको न्यूटन होता है। बल का सीजस पद्धति में मात्रक जो होता है आपको डाइन होता है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। साथ ही जो आपको किलोग्राम है ये किसका मात्रक है, ये आपको द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से एक पॉइंट और याद रख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि SI पद्धति की शुरुआत कब से की गई है, फिर कब से मानी जाती है। तो SI पद्धति की शुरुआत आपको 1971 ईस्वी से की गई है, या फिर इसका राइट आंसर जो आपको होगा 1971 ईस्वी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया, सदिश राशि के उदाहरण हैं। आपको बताना है कि सदिश राशि के उदाहरण कौन है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किए गए, बल आघूर्ण, घनत्व, लंबाई और आवर्ती। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको सदिश और अदिश भी आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको बताना है कि सदिश राशि के उदाहरण यानी कि इनमें से कौन सा वो राशि है जो कि आपको सदिश राशि है। तो यहाँ पर आपको देखिए मेंशन किया गया बल आघूर्ण जो है आपको सदिश राशि है, और बाकी सब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया घनत्व, लंबाई और आवर्ती, ये सब आपको अदिश राशि हैं। आपको सिंपल मालूम होगा कि जिन राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं, जैसे कि सदिश राशि कौन कौन सी है। तो सदिश राशि के मैं आपको यहाँ पर नाम बताता हूँ, इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको याद है तो हमारे साथ आप इसको दोहरा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सदिश राशि हो जाएगा आपको विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब आपको सदिश राशि है। और सदिश राशि को याद करने का सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिस राशि में आपको व या फिर ब आता है उसको समझ सकते हैं कि ये सदिश राशि है। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे कर कर भी याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। ऐसे क्वेश्चन को जो काइंड हल कर लेते हैं वो काइंड बिल्कुल इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे ही जाएंगे। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। यानी कि आपको चाल बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। तो सभी काइंड को मालूम होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यानी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, दूरी, संवेग, गति या फिर विस्थापन। तो जो आपको वेग और समय का गुणनफल होता है इसे हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का SI मात्रक आपको मीटर होता है, साथ ही दूरी का भी SI मात्रक मीटर होता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, गति का द्वितीय समीकरण है।
आपको बताना है कि गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया। और मैं आपको एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को जो भी कैंडिडेट हल कर रहे हैं बिल्कुल समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन को आप छोड़कर आओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट हल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि आखिरकार गति का द्वितीय समीकरण क्या है या फिर फर्स्ट समीकरण क्या है, इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। गति का जो पहला समीकरण कौन सा है, तो गति का पहला समीकरण आपको v बराबर u प्लस एटी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है द्वितीय समीकरण, तो जो द्वितीय समीकरण है ये आपको हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। जैसा कि आपको मालूम हुआ गति के 3 समीकरण दिए गए हैं, जो कि आपका फर्स्ट ए हो गया और सेकंड ए हो गया। थर्ड कौन सा है, तो थर्ड आपको हो जाता है v स्क्वायर बराबर, ठीक है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आपको गति का तीसरा समीकरण हो जाता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मंदता का अर्थ होता है या फिर मंदता का अर्थ त्वरण में है। यानी कि आपको मेंशन किया गया अगर आपका मंदता का अर्थ होता है त्वरण में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर उपरोक्त सभी विकल्प। तो जब भी आपको त्वरण में मंदता होता है तो इसका अर्थ होता है कि ऋणात्मक। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको ऋणात्मक के लिए आपको माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे ऋणात्मक जरूर होता है लेकिन आपको इसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद भी होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे मेंशन किया गया 46 वाट, 500 वाट या फिर 1000 वाट या फिर 750 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 746 वाट। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एक या फिर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। यानी कि मिट्टी के घड़े में जो आपको जल होते हैं किसके कारण ठंडे होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपको वाष्पीकरण के चलते यहाँ पे ठंडे होते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य, इकाई, अनंत या फिर धारा पर निर्भर करता है। तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये आपको शून्य होता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। मैंने बताया था कि आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप सही मात्रक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको वेबर होता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। एक क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ये आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि आखिरकार हम लोग रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हम लोग बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि जो यहाँ पे परिवर्तन होता है ये एक अस्थायी होता है, यानी कि ये बदलकर दूसरे रूप को धारण कर लेता है। जैसे कि हम लोग बात करें पानी का वाष्प बनना, तो पानी का वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पानी को जो हम लोग उबालते हैं तो जो वाष्प बनता है उसको हम दोबारा पानी को प्राप्त कर सकते हैं, अस्थायी परिवर्तन होता है। और जो आपको रासायनिक परिवर्तन होता है ये आपको अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना या फिर आपको खाने का पचना, लकड़ी का जलना, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं अस्थायी परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, शब्द परमाणु को किसने खोजा।
शब्द परमाणु को किसने खोजा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया ऑप्शन में डाल्टन, क्लाड, लोवेजियर या फिर डेमोक्रिटस। तो जो आपको परमाणु शब्द की खोज किया गया था ये आपको किया गया था डेमोक्रिटस ने, या फिर इन्होंने आपको नाम दिया था परमाणु शब्द को। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है रासायनिक विज्ञान के जन्मदाता किसे कहते हैं, या फिर आधुनिक रसायन के जन्मदाता किसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लेवोजियर। यानी कि लेवोजियर को हम लोग रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता या फिर पिता कहते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत दिया था आपको डाल्टन ने। तो बिल्कुल आप ऐसे करके एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही पढ़ते होंगे। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा और आप अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि ऐसे नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं एक ही बात कहूँगा कि दिल से अगर आप लगे हुए अपनी तैयारी में तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ही पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने मन में मान लेते हैं हार है तो हार हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप मन में मानते हैं तो कि नहीं हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे तो बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे और आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि नाभिक में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए मेंशन किया है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे उपस्थित होता नहीं क्योंकि ये चक्कर लगाता है, और यहाँ पे नाभिक में ही उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन हम दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियन। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर ऑप्शन में यहाँ पे न्यूक्लियन नहीं दिया होगा और यहाँ पे देगा ए और दोनों, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों मिलाकर हम यहाँ पे न्यूक्लियन कहते हैं। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उस तत्व का क्या नाम होगा। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया 282 यानी कि यहाँ पर हो गया 282 यानी कि 12, यानी कि परमाणु संख्या किसकी 12 होती है, आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर यहीं पर जो यहाँ पर 2 मेंशन किया गया लास्ट में, अगर यहाँ पर 1 हम ले लेते हैं कि किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है सोडियम का। बिकॉज यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु संख्या है ये आपको 11 होता है। तो ऐसे आप इसको आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो यहाँ पे एक परमाणु के बारे में मेंशन किया गया C6 निकाल सकते हैं, इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया C612 का मतलब क्या हुआ कि परमाणु संख्या आपका 6 है और जो परमाणु भार है या फिर परमाणु द्रव्यमान है ये आपको 12 है। ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है क्या इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बिल्कुल ये गलत है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया है क्या इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे आपको परमाणु संख्या होती है इसे हम लोग प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया है इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 6 प्रोटॉन जरूर है लेकिन 12 न्यूट्रॉन नहीं है, जो 12 है ये आपको परमाणु भार है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही होगा तो देखिए हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग परमाणु संख्या को प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रोटॉन हो जाएगा 6, बिल्कुल राइट। और यहाँ पे जो हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि जो भी आपका परमाणु द्रव्यमान रहता है उसमें से हम लोग परमाणु संख्या को घटा देते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो हम लोग 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 6 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया गया निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। मेंशन किया गया निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है, यानी कि कौन सा तत्व है जिसका प्रतीक आपको 2 अक्षर का होता है। तो हम लोग बात करें तो यहाँ से आसानी से आप हल कर सकते हैं। कार्बन का आपको होता है C, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आयोडीन का भी आपको जो फ्लोरीन होता है इसका लिए F होता है और जो लोहा होता है इसमें आपको F ही होता है, यानी कि F और
ई, यानी कि यहाँ से 2 अक्षर हो गया और यहाँ पे मेंशन किया गया इनमें से कौन सा तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर का शामिल किया गया, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, आपको एक एक अक्षर का इनका प्रतीक होता है, इसलिए आपको सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सभी एसिड के लिए या फिर कह सकते हैं कि सभी अम्ल के लिए आम तत्व है, यानी कि सभी अम्ल में कौन सा आम तत्व पाया जाता है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जिससे नीचे ऑप्शन देख सकते हैं कि मेंशन किया गया ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उपलब्ध होता ही होता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है, तो आपके एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये आपको नमक का रासायनिक सूत्र है, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है या फिर रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 होता है, यानी कि यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया लेखन पेंसिल में है, लेखन पेंसिल में क्या होता है, ठोस स्याही, लेड या फिर लेड सल्फेट या फिर ग्रेफाइट। तो जो आपको लेखन पेंसिल में होता है ये होता है आपको ग्रेफाइट, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये आप बायोलॉजी से क्वेश्चन है और मैंने आपको 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी से क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके दृष्टि से, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 28 से 30 या फिर 32 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है मानव के या फिर कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने जो दांत हैं 2 बार विकसित होते हैं, तो ये आपको 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि आपको 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मनुष्य के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये आपको दूध के दांत आपको 20 होते हैं और जो युवावस्था में होने के बाद होता है ये आपको 32 होता है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ये आपको 206 है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। बचपन में 208 होती है, लेकिन हम जब युवा होते हैं तो आपको जुड़कर वो 206 हो जाती है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया A, B, O और C, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपको हो जाएगा सी, बिकॉज यहाँ पे जो ए है ये ब्लड ग्रुप है, ये भी जो ब्लड ग्रुप है और जो ब्लड ग्रुप है, लेकिन जो सी है ये आपको ब्लड ग्रुप नहीं है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का जो आविष्कार है खोज किसने किया था। एक किया था आपको लैंड अस्टिनर ने। इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज आपको 1900 ईस्वी में की गई थी। साथ ही आपको 1930 ईस्वी में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको पलिया को, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि है आप देख सकते हैं मीटर, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि नेफ्रोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुर्दा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। तो मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो जल के उपरांत या फिर जल के बाद आपको सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं।
मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल आपको 22 अस्थियाँ होती हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। यानी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो लिंग होता है, ये पुरुष होगा या फिर महिला होगा, यानी कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा, कैसे निर्धारित किया जाता है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया है गुणसूत्र से, माँ के रक्त समूह से, माता पिता के आरएच कारक से, या फिर पिता के रक्त समूह से। तो जो आपको बच्चों का लिंग निर्धारित होता है ये आपको गुणसूत्र से होता है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डाला था और लगभग 70% ऐसे बच्चे हैं जो कि आपको गलत आंसर करके यहाँ पे आइक्सिन को क्लिक किए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है, तो हम लोग लिनियस को कहते हैं या फिर लिनियस को जाना जाता है। तो आप सभी कैंड से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है पक्षियों में होता है। पक्षियों में क्या होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, या फिर 3 कक्षीय हृदय होता है, या फिर 1 कक्षीय हृदय होता है। तो जो पक्षियों में होता है ये आपको 4 कक्षीय हृदय होता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मनुष्य में भी आपको 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, यहाँ मनुष्य के लिए भी। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से टॉप 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।